कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र, जिसमें आपका ये 7वां चैप्टर है भारतीय अर्थतंत्र। भारतीय अर्थतंत्र में प्राचीन भारत के बारे में हम समझ रहे थे, जिसमें हमने रोजगार का ढांचा, रोजगार में मुख्य 3 पॉइंट थे, कृषि, उद्योग और सेवा, उसके बारे में जानकारी ली थी। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में यानी कि आर्थिक वृद्धि किस प्रकार की थी, तो आर्थिक इतिहासकार अंगुस मैडिसन के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा अर्थतंत्र था। प्राचीन भारत के बारे में ये बताया गया है। मौर्य राजा के समय काल में भारतीय अर्थतंत्र में अनेक महत्वपूर्ण और विकासलक्षी निर्णय लिए गए थे। मौर्य राजा का समय काल था और वो समय काल एक इस प्रकार का समय काल था कि जब संपूर्ण भारत एक ही राजा के आधिपत्य में था या उनके अंडर में था, एक ही राजा का उस भारत पर शासन था। फिर 16वीं सदी के मुगल शासन के दौरान भारतीय अर्थतंत्र विश्व की कुल आय की 25% आय रखता था और जब 17वीं सदी का अंत आया तो मुगल शासन का विकास हुआ और दक्षिण एशिया का 90% शासन उनकी सत्ता के अधीन हो गया। यानी कि धीमे धीमे करके पहले मौर्य राजा थे, उसके बाद मुगलों ने आक्रमण किया और धीमे धीमे करके उन्होंने भारत पर शासन किया, जिसके कारण एक समान कर और चुंगी लागू की गई। और फिर 1700 में औरंगजेब के शासनकाल में भारत की राष्ट्रीय आय 10 करोड़ पाउंड हो गई और उसके बाद विदेशी प्रजा व्यापार के संदर्भ में भारत आई और उन्होंने हम पे भारत पर राज किया, शासन किया और गुलाम बना करके रखा। तो इस प्रकार जब प्राचीन भारत था तो उस समय हमारा कृषि क्षेत्र भी बहुत आगे था, औद्योगिक क्षेत्र आगे था, सेवा क्षेत्र आगे था, हमारी राष्ट्रीय आय भी खूब अधिक थी। पूरा भारत मौर्य राजा के शासन के अंतर्गत था, यानी कि एक ही राजा का शासन था। तो इस प्रकार प्राचीन भारत बहुत ही आगे था, अग्रसर था। उसके बाद भारत के तमाम क्षेत्रों में स्वर्णकाल के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि जो प्राचीन भारत था उसके जितने भी क्षेत्र हैं सब में स्वर्णकाल का दर्शन होता है कि भारत एक सोने की चिड़िया के रूप में साबित हुआ था। उसके बाद टॉपिक आता है स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थतंत्र, कि जब अंग्रेज का शासन था, अंग्रेजों का शासन था भारत पर, तो किस प्रकार का अर्थतंत्र था। तो अंग्रेज जब भारत में आए तब भारतीय उद्योग, कृषि एवं व्यापार उन्नत अवस्था में थे। तभी अंग्रेज आकर्षित होकर के हमारे भारत देश में आए थे कि हमारा कृषि क्षेत्र खूब आगे था। हम जो खाने पीने की चीज़ें हैं, अनाज हैं, मसाले हैं, इन सब का हम व्यापार करते थे, निर्यात करते थे, विदेशों में पहुंचाते थे और खूब आय कमाते थे, व्यापार खूब आगे था। तो ये सारी चीज़ों को देख करके आकर्षित हो करके अंग्रेज भारत में आए थे। भारत का नाम विश्व विख्यात था। भारत के सूती कपड़े, मलमल के कपड़े, पीतल तांबे के बर्तन, गर्म कपड़े, काली मिर्च मसाले, तेज पत्ता, जो लोहे के औजार होते हैं, ये सारी चीज़ों की पूरे विश्व में मांग थी, क्योंकि ये सिर्फ भारत में बनाए जाते थे या उत्पन्न होते थे। तो इसलिए भारत का व्यापार, कृषि क्षेत्र खूब आगे था। भारत का ग्रामीण क्षेत्र सुखी और संपन्नता के साथ स्वावलंबी भी था। गृह उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग का व्यवस्थित विकास हुआ था। भारत में निर्यात की प्रधानता थी, यानी कि अधिक से अधिक वस्तुएं निर्यात की जाती थी और इस प्रकार वो भारत का स्वर्णकाल था, जिसके कारण विदेशी प्रजा भारत के प्रति आकर्षित हुई और पहली बार व्यापार के कारण, व्यापार के उद्देश्य से भारत में उनका आगमन हुआ कि भारत में आकर के व्यापार किया जाए। भारत में आई विदेशी प्रजा में कौन सी प्रजा थी? फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और अंग्रेज थे। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ बाजार पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया, यानी कि जो बाजार था सिर्फ उसी पर अपना ध्यान उन्होंने केंद्रित किया। परंतु कुछ समय
बीतने पर विदेशी प्रजाओं के बीच घर्षण बढ़ा और उसकी वजह से अपनी ताकत या शक्ति प्रदर्शन करने हेतु सेना का उपयोग होने लगा। यानी कि जो विदेशी प्रजा थी, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, ये इनका आपस में ही संघर्ष शुरू होने लग गया व्यापार को लेकर के। तो ये अपना शक्ति साबित करने के लिए कि हम अधिक शक्तिशाली हैं, ये साबित करने के लिए इन्होंने अपने अपने देशों से अपनी सेना बुलाने लग गए, जिसमें सिर्फ अंग्रेजी सेना अधिक शिस्त और आग्रही होने से और उसे इंग्लैंड का राजनीतिक समर्थन प्राप्त होने से धीमे धीमे करके भारत में सत्ता हासिल करने की तरफ उन्होंने प्रयास किया। तो ये जो फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज थे, इनका आपस में ही संघर्ष शुरू हुआ। तो जिसमें सिर्फ ये जो अंग्रेज थे, उनकी सेना इस प्रकार की थी कि जो खूब शिस्त थी, जो खूब आग्रही थी, जो खूब शक्तिशाली थी। और किस वजह से? क्योंकि उसे इंग्लैंड का समर्थन प्राप्त था। तो इस उद्देश्य से दोनों ने मिल करके बाकी के जो विदेशी प्रजा थी उन्हें भारत में से बाहर कर दिया और धीमे धीमे करके अंग्रेजों का शासन हमारे देश पर हो गया। और इस प्रकार 1757 से लेकर के 1947 तक भारत को ब्रिटिश शासन के अधीन रहना पड़ा, यानी कि गुलाम होकर के रहना पड़ा। ब्रिटिश शासन यहाँ पर रहा। उसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को कम प्रमाण में अच्छे परिणाम और अधिक प्रमाण में खराब परिणाम का सामना करना पड़ा, कि जो कि निम्नलिखित है। इसका अर्थ ये है कि जो ब्रिटिश शासन था उस समय उन्होंने अच्छी चीज़ें भारत में की, लेकिन वो कम मात्रा में थी, और भारत को खराब चीज़ें बहुत भुगतनी पड़ी जो कि अधिक मात्रा में थी। तो इस प्रकार दोनों ही परिणाम भारत को भुगतने पड़े, अच्छे परिणाम और खराब परिणाम। तो वो परिणाम निम्नलिखित दर्शाए गए हैं, जिसमें पहला आता है रेलवे। रेलवे के अंतर्गत ब्रिटिश शासन दौरान भारत को प्राप्त रेलवे लाभदायक व्यवस्था बनी। तो ये अच्छे परिणाम बताए गए हैं कि अच्छे परिणाम कौन से हुए। तो सबसे पहले रेलवे की स्थापना ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही हुई थी। तो वो अभी तक हमें लाभदायक है, अभी तक हमें बहुत ही उपयोगी होती है। भारत के परिवहन को तेज और मजबूत बनाने में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 के दिन बोरीबंदर, यानी कि वर्तमान में मुंबई का CST है, वहाँ से लेके थाना यानी कि थाने तक शुरू की गई थी, जो कि 1947 तक 53,000 किलोमीटर लंबाई वाला रेल मार्ग और 68 लाख यात्रियों को लाभ देने वाली निजी संस्था थी। 1947 तक कितना उसकी लंबाई थी रेल मार्ग की? 53,000, और वो 68 लाख यात्रियों को लाभ देता था। इस प्रकार की वो निजी संस्था थी, क्योंकि तब वो ब्रिटिश शासन काल था और उनके अंतर्गत रेलवे की व्यवस्था थी। उसके बाद सड़क परिवहन आता है, इसे अगले वीडियो में हम समझेंगे।